अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम डिफरेंसेस देखेंगे एक पुअर माइंडसेट और एक रिच माइंडसेट के दरमियान में। इसके लिए मैंने 3 किताबों का इंतखाब किया है। रिच डैड पुअर डैड, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, द ई-मिथ रिविजिटेड। दोस्तों, सबसे पहला डिफरेंस एक पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट वाले लोगों में एक ये है कि रिच माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले अपने लिए एसेट्स बनाते हैं जो उनको हर महीने पैसे ला के दें और उसके बाद सारी कंफर्ट की चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन गरीब माइंडसेट वाले लोग दिखावे के लिए, शो के लिए सारी यूजलेस चीज़ें खरीद लेते हैं और उसके बाद उनके पास पैसे ही नहीं बचते कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए और वह पूरी ज़िंदगी गरीब ही रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक गरीब माइंडसेट वाले शख्स की सैलरी 20,000 है और वो 60,000 वाला आईफोन ले लेता है और जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उससे काफ़ी बड़ी गाड़ी वो लोन पर लेगा और 10-10 हज़ार के कपड़े लेगा, जूते लेगा। लेकिन अमीर माइंडसेट वाला शख्स हकीकत में इन चीज़ों को कैलकुलेट करता है कि कोई भी प्रोडक्ट इसको कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है और तब ही वो इसके लिए पे करता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अमीर माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं, इसके बाद किसी और को। आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ी होगी, लेकिन बहुत कम लोग रॉबर्ट और उनकी वाइफ किन कियोसाकी की एक्चुअल स्टोरी जानते हैं। उन दोनों की शादी से पहले रॉबर्ट बहुत ज़्यादा उधार पर थे। ये दोनों चाहते थे कि अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें, लेकिन इनकी मंथली सैलरी से ज़्यादा इनकी लोन इंस्टॉलमेंट्स ज़्यादा थीं जो उनको देनी पड़ती थीं। लेकिन रॉबर्ट को अपने रिच डैड के सारे प्रिंसिपल्स याद थे जिन्होंने कहा था कि सबसे पहले खुद को पे करो। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि हम अपनी सैलरी का 20% हमेशा सेव करते थे, फिर चाहे उधार वाले लोगों से जितना मर्जी प्रेशर क्यों ना आ रहा हो, उस प्रेशर को हम एज अ मोटिवेशन यूटिलाइज करते थे और एक्स्ट्रा काम करके इंस्टॉलमेंट्स के लिए पैसा इकट्ठा करते थे, क्योंकि ये जानते थे अगर ये पहले उधार देने लग जाएंगे और अपने लिए कुछ भी सेव नहीं करेंगे तो ये कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। और बाद में इन्होंने अपने जमा किए हुए पैसों से ही बाकी इन्वेस्टमेंट्स की और आखिरकार वो मिलियनेयर बन गए। हम सोचते हैं कि हम सबसे पहले अपना उधार चुकाएंगे और उसके बाद सेविंग स्टार्ट करेंगे, या फिर हमारी सैलरी का जितना पोर्शन बचेगा हम इसके बाद सेविंग करेंगे। लेकिन ये सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। वॉरेन बफेट कहता है कि पहले पैसे सेव करो, फिर उसके बाद सारे खर्चे करो। आप मान लो कि आपकी सैलरी ही कम है और अपनी सैलरी का मिनिमम 20% हमेशा सेव करो। अब आपको सिर्फ सेविंग ही अमीर नहीं बनाएगी, उसके बाद आपको उन पैसों को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा लॉजिकली, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है अमीरी की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अमीर माइंडसेट वाले लोग अपने स्किल्स को सारी ज़िंदगी इम्प्रूव करते रहते हैं। इसी प्रिंसिपल को 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में शार्पन द सॉ के नाम से बताया गया है कि आपने ये कभी नोटिस किया है कि बहुत ही कॉस्टली प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग टीवी में कभी भी दिखाई नहीं जाती। कभी भी ओडी वाले टीवी में एडवर्टाइज करके नहीं बोलेंगे कि आप उनसे ओडी खरीद लो। ना ही कोई हेलीकॉप्टर की कंपनी आपको अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए पैसे खर्च करेगी। लेकिन अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों है? मैक्सिमम पॉपुलेशन तो टीवी ही देखती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग जानते हैं जो लोग इन प्रोडक्ट्स को हकीकत में खरीद सकते हैं वो अपना टाइम टीवी में वेस्ट नहीं करते। ज़्यादातर मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर्स और पीएचडी कर चुके हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि वो रेस्ट डिजर्व करते हैं और इन्हें कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है और वो आराम से जॉब के बाद घर आते हैं और टीवी देख के अपने आप को रिलैक्स करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो इस चीज़ को डिजर्व करते हैं। वैसे ही कहीं मिडिल क्लास बिजनेसमैन घर में आके आराम से सीरियल देखते हैं। नई चीज़ें सीखना उनके दिमाग में प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि उन्हें अपनी स्किल्स पूरी ज़िंदगी भर इम्प्रूव करते रहना है। नई चीज़ें सीखना उनका पैशन है, ये चीज़ ही उनको रिलैक्स करती है। अगर हम बिल गेट्स की मिसाल लें तो वो माइक्रोसॉफ्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। वो एक बिलियनियर है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हर वक्त कोई ना कोई बुक पढ़ता है और अपनी सारी बुक्स के नोट्स अपनी वेबसाइट gatesnotes.com में डालता है। ये एक अमीर माइंडसेट वाले की वाज़ह मिसाल है, क्योंकि रिटायरमेंट के बावजूद बिल गेट्स अपनी वाइफ मैंडेला के साथ एक फाउंडेशन चलाते हैं जिससे वो पूरी दुनिया की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आउटसोर्स मैक्सिमम लोगों की जब जॉब लगती है तो उनकी ये सोच होती है कि भाई अब तो अपनी लाइफ सेट है, जिसका इंडायरेक्टली यह मतलब होता है कि मैं अब ग्रो नहीं करना चाहता हूँ, मैं अब इसी जॉब में रहूँगा
अब क्योंकि हम उसी जॉब में रहेंगे तो हमारी सैलरी सिर्फ इंक्रीमेंट और प्रमोशन से ही प्रोडक्टिविटी मैनर में ही ग्रो करेगी, जिसका मतलब ये है कि हम अब उस कॉस्ट सेटिंग माइंडसेट में आ जाएंगे, यानी पैसे बचाने के माइंडसेट में। हम हर चीज़ से पैसा बचाने की कोशिश करेंगे कि हम बिजली का बिल कैसे बचाएं, खाने में पैसे कैसे बचाएं, बिजली का पानी का बिल कैसे बचाएं, और बस पूरी ज़िंदगी इसी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहेंगे। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि उनके पास 24 घंटे ही हैं और एक लिमिटेड विल पावर है, और अगर उन्हें ग्रो करना है तो उन्हें और लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसीलिए वो अपने मैक्सिमम काम जैसे कि खाना पकाना, कपड़े धोना, ड्राइव करना, इवन के ऑफिस के टेक्निकल काम भी वो आउटसोर्स कर देते हैं और सिर्फ उन स्किल्स पर काम करते हैं जो बहुत वैल्यूएबल हैं, ताकि वो और ज़्यादा ग्रो कर सकें। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, दूसरा इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब दे देते हैं। लेकिन एक गरीब माइंडसेट वाले लोग इन लोगों को देखकर बहुत चिढ़ते हैं, यार ये तो बहुत स्टाइल मारते हैं, बिना नौकरों के तो ये कोई काम भी नहीं करते। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोगों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उनका मेन मकसद स्टाइल मारना नहीं होता, बल्कि अपने टाइम को बचाना होता है, जिसे गलत समझा जाता है। अब दोस्तों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने सारे कामों को आउटसोर्स कर दो और बाद में घर पर बैठकर टीवी ही देखो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप ग्रो कर रहे हो और आपको और लोगों की हेल्प चाहिए तो आप अपनी ग्रोथ को रोकोगे नहीं और हिचकिचाओगे नहीं, और इसीलिए कामों को आउटसोर्स कर दोगे। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि थिंक विन विन। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने 2 लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, उन्हें एक कमरे में बिठाया और टेबल पर $100 रख दिए। रिसर्चर ने उन लोगों को बताया कि आपको ये $100 आपस में बांटने हैं, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, पहला आदमी ये डिसाइड करेगा कि वो दोनों $100 को कैसे बांटेगा। कंडीशन नंबर 2, दूसरा आदमी ये डिसाइड करेगा कि पहले आदमी ने जितने डॉलर्स उन दोनों में बांटने हैं, क्या वो उसे मंजूर हैं या नहीं। अगर वो उसे मंजूर हैं तो दोनों को उतने $डॉलर्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर उसे वो चीज़ मंजूर नहीं है तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब रिसर्चर ने एक पैटर्न देखा। अगर पहला आदमी $100 को $50 करके बांटता था तो दूसरा आदमी इसे एक्सेप्ट कर लेता था और दोनों को $50 मिल जाते थे। अगर वो $60 करके बांटता था तब भी दूसरा आदमी उसे एक्सेप्ट कर लेता था। लेकिन अगर पहला आदमी उसे 70-30 करके बांटता था तो दूसरा आदमी उसे रिजेक्ट कर देता था और दोनों को कुछ भी नहीं मिलता था। यानी ह्यूमन इमोशन का टिपिंग पॉइंट 70-30 था। रिसर्चर ने ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लोगों पर कंप्लीट किया था, लेकिन ये नंबर्स 70-30 के आसपास ही आ रहा था। उसके बाद उनको लगा कि शायद $100 डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कम है, इसलिए वो डेवलपिंग कंट्रीज गए और उन्हें भी सेम ही ऑफर दी, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट सेम ही आ रहे थे। अगर आप दूसरे आदमी होते तो आपका डिसीजन भी यही होता कि पहले आदमी ने अपने आप को $70 क्यों दिए और मुझे $30, इसलिए मैं भी उसे $70 क्यों लेने दूं। और शायद आप इमोशनली ठीक भी होते, लेकिन अगर हम इसे लॉजिकली देखें तो आपको वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा था। आपने सिर्फ हाँ बोलना था और आपको वो डॉलर्स मिल जाने थे। लेकिन ज़्यादातर लोग इस डील को ना ही बोलते हैं, और ये गरीब माइंडसेट वाले लोगों की साइकोलॉजी है, जहाँ पर जेलसी, चिढ़, कंपटीशन जैसी इमोशंस हैं। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपना दिमाग इस्तेमाल करके कोई ना कोई ऐसा मेथड निकाल लेते हैं जिससे दोनों का फ़ायदा हो सके। वो विन विन में बिलीव करते हैं, लूज लूज या विन लूज वाली डील्स वो नहीं करते हैं। अगर विन विन सिचुएशन में अगर उन्हें कम परसेंटेज भी मिल रही हो तो फिर भी वो डील कर लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो हज़ारों ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएट कर लेंगे और अपने लिए और बाकियों के लिए भी एक अच्छा प्रॉफिट कमा देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 5 पॉइंट्स कवर किए हैं। सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट एसेट्स देन कंफर्ट। सबसे पहले ऐसे सोर्सेज इकट्ठे करें जहां से आपको पैसे आएं और उसके बाद ही कंफर्ट वाली चीज़ें खरीदें। नंबर 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले अपने आप को पे करें। कोशिश करें कि अपनी इनकम का एटलीस्ट 20% पहले सेव करें, चाहे आप पर जितना मर्जी प्रेशर आ रहा हो। मान लें कि आपकी सैलरी ही कम है और बाद में उस 2% का कुछ परसेंटेज इन्वेस्ट करना सीखें। नंबर 3, आउटसोर्स। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और आपको टाइम की भी ज़रूरत है तो आप अपने काम को आउटसोर्स कर सकते हैं। इन चीज़ों में कंजूसी ना दिखाएं। नंबर 4, इम्प्रूव योर स्किल्स। कंटिन्यूसली अपने स्किल्स इम्प्रूव करते जाएं, नई नई इंफॉर्मेशन हासिल करते रहें, किताबें पढ़ते रहें। नंबर 5, थिंक विन विन।
ये मत सोचो कि दूसरे को मेरे से ज़्यादा मिल गया, बल्कि ये आप सोचो कि पहले आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, इसके बरक्स आपको अब कुछ तो मिल रहा है। और अगर आप टैलेंटेड हो तो आप ऐसी सिचुएशन बहुत क्रिएट कर दोगे, लाइफ में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे। लाइफ में जल्दी आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है और हमने हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।